हाँ, तो आज हमें सिद्ध करना है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करने के लिए एक विधि होती है जिसे विरोधोक्ति विधि कहते हैं, ठीक ना। उस विधि का हमें प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहले मैं हल लिखता हूँ, और ये विधि ऐसी है कि हम जो चीज़ दी गई है यहाँ पे कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम मानेंगे कि वो जो संख्या है वो क्या है, परिमेय है। जो चीज़ दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके विपरीत हम मानते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए, माना कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लीजिए कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपको पता है कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं को हम किस रूप में लिखते हैं, p बट्टे के q के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक ना। और p और q दोनों के दोनों सअभाज्य हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जहाँ p और q दोनों सअभाज्य पूर्णांक हैं, दोनों सअभाज्य पूर्णांक हैं, और q बराबर नहीं है 0 के। आइए इसको समझते हैं कि सअभाज्य पूर्णांक होता क्या है, ठीक। अब देखिए, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि ये 16 और ये 12 है, ठीक है ना। 16/12 है, p को हमने माना 16 और q को हमने माना 12, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि चलो भाई बताओ कि ये दोनों संख्याएं सअभाज्य हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये दोनों संख्याएं सअभाज्य नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए, सअभाज्य होने के लिए एक आपके पास शर्त होनी चाहिए कि कोई भी एक ऐसी संख्या न मिले जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक है ना। कोई भी संख्या न हो जो दोनों को विभाजित करे, एक को विभाजित करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 से विभाजित ये हो जा रही है, 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या है उसे हम सअभाज्य नहीं बोल सकते, न तो p को बोल सकते हैं और न तो q को बोल सकते हैं, लेकिन 4 और 3 को हम बोल सकते हैं कि ये आपस में सअभाज्य हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे आपको सअभाज्य समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं एक और। जैसे मान लीजिए कि ये 27 हो और ये 18 हो, ठीक है ना। ये आपस में सअभाज्य है कि नहीं है, बताइए। अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या है जो 3 9 27 और 6 3 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि 3 से इसमें भी ऊपर वाली भी संख्या में भाग चली जा रही है और नीचे वाली भी संख्या में भाग चली जा रही है, तो ये सअभाज्य नहीं होंगे। अब यहाँ पे फिर एक बार अगर भाग दी जाए तो 3 तिली के 9, 3 दूनी 6, ये जो संख्या है वो क्या है, सअभाज्य पूरा। ये दोनों आपस में क्या है, सअभाज्य है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि सअभाज्य क्या होता है, न तो ऊपर न तो नीचे किसी भी संख्या से दोनों संख्याओं में भाग न जाए, ठीक है। ऊपर वाली संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी संख्या से नीचे वाली संख्या विभाजित नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे हो गया। अब आपको पता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, ठीक। अब देखिए, हम इसे कर्णी को हटाना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कर्णी दिया हुआ है उसको हटाना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि कर्णी इधर है तो हम चाहते हैं कि कर्णी न रहे, ठीक ना। तो चलिए कर्णी को हटाते हैं। तो कर्णी कैसे हटेगी, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर लें तो कर्णी हट जाएगी, ठीक ना। तो हम लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, 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 दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए तो कर्णी 3 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग, है ना। क्लियर है। अब देखिए, कर्णी 3 का वर्ग क्या होगा, तो कर्णी 3 में कर्णी 3 का गुणा होगा तो आपको 3 मिलेगा। अगर कर्णी के अंदर 2 समान संख्याएं दी गई हों और उनका गुणा होता है तो कर्णी हट जाती है, ठीक ना। जैसे कर्णी 5 और कर्णी 5 का गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ आप हम लिख सकते हैं 3, और ये हम लिख लेंगे p वर्ग बट्टे में q वर्ग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, q को यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, q वर्ग 3q वर्ग और p वर्ग बराबर p वर्ग, ठीक है। अब 3 को नीचे लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये q वर्ग बराबर p वर्ग बट्टे में 3। इसे हम मान लेते हैं स्थिति 1 या समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक ना, समीकरण 1। अब देखिए, q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक ना। अगर q पूर्णांक है तो ये दोनों भी तो पूर्णांक है, इसका भी मान तो पूर्णांक ही होना चाहिए। देखिए, q तो पूर्णांक है ना,
अभी समझ में आया? ऊपर वाली चीज़ पूर्णांक होती है, नीचे वाली भी चीज़ पूर्णांक होती है, ठीक है। हर भी पूर्णांक होता है, हर भी पूर्णांक होता है और अंश भी पूर्णांक होता है, तो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्यू पूर्णांक है। अगर क्यू पूर्णांक है तो क्यू का वर्ग भी पूर्णांक ही होगा, है कि नहीं? अगर क्यू पूर्णांक है तो क्यू का वर्ग भी पूर्णांक ही ना होगा भाई। अगर मान लो 5 है और 5 का वर्ग मुझे पता करना है तो ये तो पूर्णांक ही आएगा ना। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि अपूर्णांक हो और पूर्णांक हो और उसका वर्ग अपूर्णांक हो। ये हो सकता है कि कोई संख्या अपूर्णांक है उसका वर्ग पूर्णांक मिल जाए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कोई संख्या पूर्णांक है और उसका वर्ग अपूर्णांक मिले। बात समझ में आ गई, ठीक ना। तो ये वाली संख्या जो दी गई है वो क्या है, आपकी पूर्णांक है, ठीक ना। अगर ये संख्या पूर्णांक है तो ये जो पूरी की पूरी संख्या है वो क्या होगी, पूर्णांक होगी। तो p का वर्ग बटे में 3 क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर p का वर्ग बटे में 3 पूर्णांक है तो पूर्णांक में नीचे का तो हर रहता नहीं, हर तो एक रहता है। इसका मतलब कि 3 p को या p स्क्वायर को p वर्ग को काटेगा, विभाजित करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे यहाँ p वर्ग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अभी बताएं क्यों विभाजित है, क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है तो ये टोटल भी पूर्णांक होना चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा पूर्णांक है तो नीचे हर नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब 3 से भाग इसमें पूरा पूरा चली जाएगी, तो इसलिए p का वर्ग 3 से विभाजित है, ठीक है ना। अगर 3 से विभाजित है p का वर्ग तो p भी विभाजित होगा, ठीक है। तब या तो p भी 5 से विभाजित होगा, सॉरी 3 है ना, 3 से विभाजित होगा। तीन से विभाजित होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसे हम मान लेते हैं स्थिति प्रथम, ठीक है, ये स्थिति 1, ठीक ना। अब ये स्थिति 1 हो गई। तो अगर 3 से विभाजित है, p 3 से विभाजित है तो p का एक गुणनखंड 3 होगा, p का एक गुणनखंड 3 होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 21 जो है वो 3 से विभाजित है, तो 21 का एक गुणनखंड 3 होगा। देख लीजिए कैसे, 21 को 3 गुणे 7 के रूप में लिख सकते हैं। एक गुणनखंड है कि नहीं है, ये वाला गुणनखंड कुछ भी हो उससे फर्क पड़ने वाला हमें नहीं है, लेकिन 3 तो होगा ही होगा, ठीक ना। जैसे 54 है, ठीक ना, 54 2 से विभाजित है कि नहीं। तो 54 में कुछ भी रहे लेकिन एक ऐसा गुणनखंड जरूर होगा जो 2 हो, ठीक ना। बात समझ में आई। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि p का एक गुणनखंड 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि p जो है वो 3 से विभाजित है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक ना। अगर p का एक गुणनखंड 3 हो गया तो हम p को क्या लिख सकते हैं, p बराबर 3m। m हमने मान लिया कि जो पहला वाला तो 3 होगा, ये दूसरा वाला क्या हो गया, m हो गया। तो p बराबर 3m, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये जो p का मान दिया हुआ है, p का मान, उसे समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक ना। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए और फिर से एक बार देखिए, ठीक ना। और जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है आपको देखते रहना है, ऐसे देखिए कि बिल्कुल ये हमें याद हो जाए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो इसको फिर से भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 यहाँ पे है आपका, तो q का वर्ग बराबर p के बदले में 3m लिखते हैं, ठीक है। तो 3m का वर्ग बटे में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा q का वर्ग, ये हो जाएगा 9m का वर्ग बटे में 3 होगा। अब देखिए ये हो जाएगा q का वर्ग बराबर 3m का वर्ग, ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक ना। तो ये इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, m वर्ग को एक साथ रख लेते हैं, अकेले रखते हैं और इसको इधर लाते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा q का वर्ग बटे में
3 बराबर m का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर फिर भी वही चीज़ कि m जो है एक पूर्णांक है तो इसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, इसका मतलब ये भी पूर्णांक ही होगा। अगर ये पूर्णांक है तो q स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा, है ना। तो है कि नहीं है, बात समझ में आई। अगर ये वाला आपका क्या है, पूर्णांक है, तो इसका वर्ग भी पूर्णांक ही होगा, तो ये टोटल भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक ही होना चाहिए। ठीक ना। तो यहाँ फिर लिख लेते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा गया वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ p वर्ग, यहाँ q वर्ग, q वर्ग 3 से विभाजित है, अतः q भी 3 से विभाजित होगा, q भी 3 से विभाजित होगा। स्थिति 2, स्थिति हो गया आपका स्थिति 2। अब देखिए स्थिति 1 और स्थिति 2 को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक ना। यहाँ पे स्थिति 1 में हमें क्या मिला, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये p लिखा हुआ था। हाँ, तो स्थिति 1 में हमें मिल रहा है कि p जो है वो 3 से विभाजित है। ठीक है, p 3 से विभाजित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्थिति 2 में हमें दिख रहा है कि q भी क्या है, 3 से ही विभाजित है। ठीक ना, p भी 3 से विभाजित और q भी 3 से विभाजित। इसका मतलब p और q दोनों 3 से विभाजित हो गए। अगर दोनों 3 से विभाजित हो गए तो वो सअभाज्य कहाँ रह गए, वो तो सअभाज्य नहीं रहे ना, क्योंकि सअभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर p 3 से विभाजित हो रहा है तो q को विभाजित नहीं होना चाहिए, अगर q विभाजित हो रहा है तो p विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक ना, दोनों के दोनों एक ही संख्या से विभाजित नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अगर हम इसको अच्छी तरह से हल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल ये रहा है कि p भी 3 से विभाजित हो जा रहा है और q भी 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि करड़ी 3 नहीं लिखते हैं, p बटे q एक अपरिमेय संख्या है। अतः करड़ी 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना।